गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम जो है कर रहे होंगे। ये एक वैश्विक महामारी है जिसका दंश जो है पूरी दुनिया झेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है इवन सभी विभागों में इसका असर पड़ा है, तो एजुकेशन विभाग पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। आप लोग स्कूलों में नहीं जा पा रहे, घरों में बंद हैं और वहीं पर आपकी ऑनलाइन जो एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया है उसी पर आपकी एजुकेशन चल रही है, ठीक है। और लगातार मेरे जैसे शिक्षक साथी जो हैं लगातार इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आपको दे पाएँ और ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप भी जो हैं अच्छे नंबर अपनी बोर्ड्स की क्लास में ले पाएँ, ठीक है। सभी क्लासों को आप अच्छे से अपने स्टेप वाइज पास कर पाएँ। तो हमारा दूसरा लेसन है, ये सेकंड लेसन है। क्लास 10th का फर्स्ट लेसन हमारा हो चुका है जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, विकास के बारे में पढ़ा था और इवन हमने उसको समझा था हर बात को बहुत तरीके से कि जो विकास है वो सबके लिए अलग अलग गोल्स रखता है, अलग अलग लक्ष्य रखता है, सबका विकास का मतलब भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस लेसन में हम विशेष करके इंडिया का सेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी जो हेडिंग्स हैं या फिर जो मुख्य बातें हैं वो इस लेसन में हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या विशेषताएं हैं उनको जानने की हम कोशिश करेंगे और इवन कोशिश ही नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बहुत डीपली हर बात को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये चीज़ें रटनी ना पड़े और समझने से ही हमारा काम चलता रहे, ठीक है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है सर, या फिर इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं आय के अनुसार कि उस देश की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर व्यक्ति कितना कमाता है, उस देश की जीडीपी कितनी है, यानी जिसको घरेलू सकल उत्पाद बोलेंगे, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इन सेक्टर्स के बारे में समझना होगा और इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ वर्क जरूर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम वो घर पर जरूर कर रहे हैं। कोई शिक्षक है या फिर कोई खेती कर रहा है या फिर कोई ना कोई काम, कोई डेयरी, दूध की डेयरी है किसी की, कोई ना कोई काम इवन वो करता रहता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं करते कि वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। इसी कारण जो काम है उन कामों को हमने जो है, जो वर्किंग प्लेस है या जो वर्किंग है लोगों की, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सेक्टर्स बना रखे हैं, ठीक है। क्या बना रखे हैं? सेक्टर्स। यानी जो पार्ट है, जो काम है, काम का जो तरीका है, उनका जो काम वो किस प्रकार से करते हैं, उनको सभी को एक लाइन में लाने के लिए, सभी की जानकारी रखने के लिए हमने उसको किस में डिवाइड कर लिया है? सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या होता है? 3 सेक्टर माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है और थर्ड सेक्टर है। मैंने आपको कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं उन कामों की जानकारी के लिए हमने उनको सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है और टोटल हमारे पास 3 सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, ठीक है। अब हमें पहले इन तीनों सेक्टर्स की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। जो हमारा पहला सेक्टर है, हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्टर की। कौन सी सेक्टर की बात करते हैं? फर्स्ट सेक्टर की। जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा, वो सेक्टर कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, इंटायरली तो हम नहीं कह सकते, संपूर्ण रूप से नहीं बता सकते, लेकिन मेनली जो है किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। इसमें ज्यादातर नेचुरल रिसोर्स बेसिस चीजें होती है। कौन सी चीजें होती हैं? नेचुरल चीजें होती है, ठीक है। नेचुरल बेसिस चीजें इसमें शामिल होती हैं, इंटायरली नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंटायरली मतलब कंप्लीट रूप से नहीं, लेकिन मेनली
मुख्य रूप से चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, नेचर पे डिपेंड होती हैं। नेचर बेसिस ये होता है, ठीक है। इसमें वो चीजें आती हैं जो कि दूसरे उद्योगों के लिए बेस बनने का काम करता है। जैसे कि मान लो एक कपास का पौधा है, कपास निकलेगी तभी तो वो कपड़े तक जाएगा, इसीलिए ये बेस का काम भी करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपको जरूर याद रखना है कि इसमें क्या क्या शामिल है। एग्रीकल्चर इसमें शामिल है, यानी कि कृषि इसमें शामिल है, डेयरी दूध उत्पादन कह सकते हैं इसमें शामिल है, पोल्ट्री और फॉरेस्ट्री, ठीक है, फिशिंग भी बोल सकते हैं, फिशिंग इसमें शामिल है, पोल्ट्री भी, यानी कि हम कहें आगे फॉरेस्ट्री भी इसमें शामिल है, यानी कि वन उत्पादन, ठीक है। इसमें वो सेक्टर हैं जो कंप्लीट रूप से किस पे हैं, नेचुरल बेसिस हैं, और फर्स्ट सेक्टर में आते हैं, ये दूसरे उद्योगों के लिए बेस का काम करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड है, नेचर पर। सेकंड डेयरी, अब कहोगे सर डेयरी तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो पशु हैं वो भी तो बायोलॉजिकली तो वो हो सकते हैं कि अलग हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है मिल्क, वो तो क्या है, नेचुरल है ना, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, इसमें फर्स्ट सेक्टर में ही इसको रख देते हैं। और थर्ड नंबर पे है फिशिंग यानी कि मछली पालन, और फोर्थ नंबर पे है फॉरेस्ट्री। ये सभी चीजें जो है फर्स्ट सेक्टर की होती हैं और नेचर पे ज्यादातर डिपेंड होती हैं, नेचुरल इनमें चीजें होती हैं, ठीक है। मैं फिर वही बता देता हूं, एक लाइन याद रखनी है, इंटायरली नहीं, यानी संपूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन मेनली ये चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, नेचर पे डिपेंड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इसका मुख्य व्यवसाय है, जो फर्स्ट सेक्टर है कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, इसीलिए इसका सेकंड जो नाम है फर्स्ट सेक्टर के अलावा इसका नाम दूसरा है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या नाम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पहला सेक्टर हमने समझ लिया है, यानी हमारे जो वर्किंग प्लेस हैं उनमें फर्स्ट सेक्टर को हमने समझ लिया है। इंडिया का ये सबसे बड़ा है। देखिए कई बार सेक्टर के अनुसार अनुमान लगा लिया जाता है, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सेकंड सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर है, सेकंड। अगर मैं सेकंड सेक्टर की बात करूं तो इसमें इंडस्ट्रीज होती हैं। कौन होती हैं, इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योग इसमें शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है इसमें, उद्योग इसमें शामिल होता है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, सेकंड सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो चेंज इनटू अदर फॉर्म, यानी कि किसी चीज का दूसरे रूप में बदलने वाला सेक्टर। किसी चीज को दूसरे सेक्टर में बदलने वाला कैसे है, देखिए एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में हमने फसल उगाई कॉटन, ठीक है, कपास उगाई, यही कपास का पौधा आगे जाकर के इंडस्ट्रीज में जाएगा और यहीं जाकर के वो क्या बनेगा, क्लोथ्स, कपड़े के रूप में चेंज होगा, ठीक है ना। एक चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, चेंज कैसे हुआ, एग्रीकल्चर थी, कॉटन थी, कपास थी, सेकंड सेक्टर में गई, सेकंड सेक्टर यानी कि उद्योगों में गई, और उद्योग में जाने के बाद वो किस में चेंज हुआ, कपड़े के रूप में चेंज हुआ। तो सीधी सी बात है, इसने चेंज फॉर्म किया, यानी कि इसने बदलाव किया, ठीक है। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें अगर डेफिनेशन और बड़ी करें हम तो सीधी सी बात है, चेंज ए फॉर्म विद द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उद्योगों के साथ या विनिर्माण के साथ किसी चीज का रूप बदलना, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। क्योंकि यहां पर जब कपास यहां पर आई तो कपड़ा बना, तो उसकी क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसकी बनावट हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से सेकंड सेक्टर को हम इंडस्ट्रीज सेक्टर भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर है आपको टू सेक्टर, पहला सेक्टर एग्रीकल्चर डिपेंड है, दूसरा सेक्टर उद्योग केंद्रित है। अब थर्ड सेक्टर की बात करते हैं। देखो जो फर्स्ट सेक्टर प्लस सेकंड सेक्टर दोनों सेक्टरों की हेल्प करता है, वो थर्ड सेक्टर है। हेल्प करने का मतलब है कि इसमें वो चीजें आती हैं जो कि फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर को मिलाता है। मिलाने का मतलब है उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर पर इसमें काम होने के अलावा ये सभी चीजों में सहायता करता है। सहायता का मतलब है ये सर्विस
प्रोवाइड करता है। क्या देता है ये? सर्विस। सर्विस यानी कि सेवाएं। यहां सर्विस का मतलब क्या है? सेवा। सेवा का मतलब नौकरी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जॉब। यहां पर आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि जो थर्ड सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर को सेवा देता है, यानी कि सर्विसेज देता है, और सर्विसेज में जॉब हो सकती है, इसमें बैंकिंग हो सकती है, इसमें नेट हो सकता है, इसमें कैफे हो सकता है, इसमें आईटी हो सकती है। आईटी का मतलब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर आईटी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिसमें साइबर कैफे हैं या कैफे हैं, इंटरनेट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो कि इंटरनेट से संबंधित है, वो भी हमारे कौन से सेक्टर में आती है? थर्ड सेक्टर में आती है। थर्ड सेक्टर में ये काम करती है, ठीक है। ये क्या करता है? ये फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर को डेवलप होने के बाद अपना काम देता है। कौन से सेक्टर को डेवलप होने के बाद? पहला और दूसरा जो सेक्टर है उसको डेवलप करने में कौन सहायता करता है? थर्ड सेक्टर कहता है। इसकी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इसी में शामिल है, यानी कि ट्रांसपोर्ट को हम बोल सकते हैं यातायात। इसमें बैंकिंग भी शामिल है, ठीक है। कौन शामिल है? बैंकिंग भी इसमें शामिल है। इसमें कम्युनिकेशन, संचार भी इसमें शामिल है, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। आईटी टेक्नोलॉजी भी है इसमें, ट्रांसपोर्ट भी है, बैंकिंग भी है, कम्युनिकेशन है, और दोनों सेक्टर को मिलाकर के ये काम करने की कोशिश करता है। दोनों सेक्टर को डेवलप करने का काम ये करता है, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको कौन सा सेक्टर बोला जा सकता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जा सकता है, ठीक है। कौन सा सेक्टर बोला जा सकता है? सर्विस सेक्टर। पहला था एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा फर्स्ट सेक्टर, जिसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोल रहे थे। सेकंड सेक्टर इंडस्ट्रीज का था, जिसको हम क्या बोलते थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते थे। थर्ड हमारा जो सेक्टर है वो दोनों को सेवा देने का काम करता है, इसलिए इसको जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, आईटी है, ये चीजें इसमें शामिल हैं। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को जानना है तो पहले हमें इन तीनों सेक्टर्स के बारे में, तीनों को कंप्लीट रूप से आगे पढ़ना होगा, और तीनों के बारे में जानना होगा कि कौन से लोग कहां पर काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। इंडिया हो या कोई भी देश, कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, उसकी जब जीडीपी निकलती है उसके अनुसार उसको डेवलप या डेवलप्ड राष्ट्र माना जाता है, ठीक है, विकसित राष्ट्र माना जाता है। कोई देश विकसित है, डेवलप है, या डेवलपिंग है, या गरीब है, उसकी जो टोटल कंडीशन है वो इन तीन सेक्टर पे ही डिपेंड करती है। किसी भी देश में अगर इन तीनों सेक्टरों में से ये सेक्टर बड़ा है, वो बिल्कुल डेवलप कंट्री है, यानी कि अमेरिका जैसे देश जो विकसित हैं उनका ये सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है। जो इन दोनों के बीच में ज्यादा जूझ रहे हैं, सेकंड और थर्ड के बीच में, वो देश क्या होते हैं? डेवलपिंग होते हैं, जो कि प्रगतिशील है, विकासशील है। लेकिन जिसका ये सेक्टर बड़ा है, ये सेक्टर बड़ा मतलब किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक जाननी हो तो दो चीजें हैं, कि उस देश में सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर सबसे ज्यादा जॉब कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको किसी देश की जाननी है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मनी, पैसे दे रहा है, ठीक है, ये आप समझेंगे कि कौन सा सेक्टर बड़ा है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसमें जॉब भी ज्यादा है, जिसमें पैसे भी ज्यादा हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया अभी इस बीच में है, यानी कि ना तो डेवलप है, ना तो डेवलपिंग कंट्री है, ना गरीब कंट्री है, बीच में जूझ रहा है। इसी दौरान आपको पता होगा इंडिया में क्या हुआ था, ये कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 200 साल इंग्लैंड ने शासन किया, ठीक है, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे इस सेक्टर में तो उन्होंने सुधार किए कुछ ना कुछ। क्यों किए? क्योंकि उन्हें रेवेन्यू चाहिए था भाई, लैंड सेटलमेंट भी उन्होंने करवाए, इसके अलावा उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट भी उन्होंने करवाए। जैसे कि आपने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा होगा, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी भी पढ़ा होगा, राइतवाड़ी भी पढ़ा होगा, तो ये तो सेटलमेंट थे। इसी तरह भूमि का भी उन्होंने सुधार किया, उन्होंने ट्राइब्स को भी एक जगह पर बसाने की कोशिश की, ये सब तो इसमें शामिल है, ठीक है, ये तो बड़ा हो गया। लेकिन ये सेक्टर उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। अब कहोगे सर थर्ड सेक्टर, इसको भी थोड़ा सा देखा, क्यों देखा?
अंग्रेज क्या करते थे, रियल में होता क्या था, क्यों इंडिया का सेकंड सेक्टर जो है आगे नहीं बढ़ पाया, उसके पीछे रीजन है इंग्लैंड पूर्णतः। क्यों, उन्होंने यहां से जैसे मान लो कपास ली और उस कपास को उठा करके और अपने देश भेज दिया। अगर कॉटन उठाई उन्होंने और उस कॉटन को उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया और इंग्लैंड में उसने मशीनें लगवाई, ठीक है, मशीनें कहाँ लगी थी, इंग्लैंड में, और वहां से कपड़ा बन करके फिर इंडिया में आ जाता था बिकने के लिए। इंडिया तो एक मंडी था, कच्चे माल को ले जाना यहाँ से और यहाँ पर पका हुआ माल बेच देना। जो बीच वाला सेक्टर है वो तो गायब, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो क्या हुआ, गायब हो गया। इसीलिए अब तीसरा सेक्टर कैसे बढ़ा, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि उनको कपास ले जानी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कपास ले जाने के लिए उन्हें साधन तो चाहिए, तो उन्होंने रेलवे का विकास कर दिया। और रेलवे क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। कम्युनिकेशन का भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी, बैंकिंग की भी छोटी सी शुरुआत कर दी थी। क्यों, क्योंकि उन्हें तीसरे सेक्टर में तो पैसे लगाने थे और उनको क्लर्क भी चाहिए थे, बाबू भी चाहिए थे देश में काम करने के लिए, नौकर भी चाहिए थे। तो पहले और तीसरे सेक्टर पे तो उन्होंने कुछ किया, लेकिन ये दूसरा सेक्टर क्या कर दिया, बिल्कुल ही तोड़ दिया। उन्होंने इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया ही नहीं कभी। इस वजह से आपने अभी अभी सुना भी होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की थी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, अगर आप इस स्कीम को पढ़ोगे तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो यही है कि हमारे देश में जो सेकंड सेक्टर है जो डेवलप नहीं हो पाया था उसको डेवलप करें, ताकि हमारा ये दूसरा और तीसरा सेक्टर अच्छा हो और हम भी क्या बने, एक डेवलप कंट्री बन पाए। आप बात तो समझ गए होंगे, जिस देश के ये दो सेक्टर अच्छे होते हैं वो देश अपने आप में डेवलप कंट्री है, और जिसका पहला सेक्टर बड़ा होता है वो बीच में होता है, डेवलपिंग और पुअर्स के बीच में, ठीक है। इंडिया इसी बीच में है। अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारा सेकंड सेक्टर ऊंचा उठे, जिससे हमारा पहले सेक्टर की खपत भी बढ़े और तीसरा सेक्टर भी हमारा बढ़े, क्योंकि सीधी सी बात है जब पहला और दूसरा सेक्टर होगा तो दोनों सेक्टरों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तीसरे सेक्टर की तो सेक्टर एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। बात समझ में आई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर क्या क्या परेशानियां हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी। मेक इन इंडिया स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, किस चीज के लिए, सेक्टर नंबर 2 के लिए। क्यों भारत में सेक्टर 2 लॉन्च नहीं हो पाया, उसके पीछे रीजन थे अंग्रेज। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर की कॉटन ली और इंग्लैंड भेज दी, वहां मशीनें लगवा दी और वहां से उन्होंने कपड़ा तैयार किया और भारत में बेचने के लिए भेज दिया उस कपड़े को। उनको दूसरे सेक्टर की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, रेलवे बनवा दिया, इसके अलावा कम्युनिकेशन भी डलहौजी ने शुरू कर दिया था, इसके अलावा बैंकिंग भी शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीजें शुरू कर दी, लेकिन दूसरा सेक्टर उन्होंने नहीं बनाया और उसका इफेक्ट आज तक इंडिया झेल रहा है कि केवल एक जो है मात्र एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में आज भारत की पहचान है वैश्विक स्तर पर, आप जानते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है जो हमारा देश है इन 3 सेक्टरों में कंपेयर करता है। हम भी कोशिश करेंगे इन 3 सेक्टरों को कंपेयर करने की। कंपेयर मतलब एक दूसरे से, कंपेयर द सेक्टर बोल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर हैवी है और कौन सा कमजोर है और कौन सा होना चाहिए रियल में, ठीक है। तो किसी भी देश की आय का अनुमान लगाने के लिए हमने 2 चीजें देखी। पहली चीज हमने ये देखी कि उस देश में सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। पीपल्स जो उस देश के लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो हमारा स्टेप हो सकता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन दे रहा है, प्रोडक्शन गुड्स, सामान, ठीक है। इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा सेक्टर बड़ा होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है तो उसके सेक्टरों को जानना होगा, उसकी इकोनॉमी को जानने के लिए कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो वो जानने के लिए हमें 2 चीजें देखनी होंगी कि कितने ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरा हमें देखना होगा कि उस देश में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। प्रोडक्शन का मतलब चीजों को उत्पादित कर रहा है, ठीक है। तो वेरियस जो चीजें हैं, सर्विस एंड नाउ द, अगर हम टोटल नंबर पर बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है इस टोटल एरिया में अभी बहुत पीछे है, क्योंकि वो फर्स्ट सेक्टर में उसके बहुत ज्यादा लोग हैं क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं।
उस सेक्टर से जानने से पहले एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उसके बारे में देखते हैं थोड़ा, जीडीपी कैसे निकलती है। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हिंदी में है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यही निर्धारित करती है कि कोई देश कितना ताकतवर है, कितना पैसे वाला है, उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। कौन सी चीज निर्धारित करती है किसी भी देश की? जीडीपी निर्धारित करती है। तो सर ये जीडीपी निकलती कैसे है और इस जीडीपी को निकालने का क्या तरीका है? क्या हर चीज पे जीडीपी में माप तोल किया जाता है या नहीं? देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। कौन सी है? बिस्किट बनाती है कंपनी। तो उसके लिए उसे सबसे पहले क्या खरीदना होगा? गेहूं खरीदना होगा। उससे वो क्या बनाएगी? आटा बनाएगी। आटे के बाद उसमें क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। ऑयल के बाद उसमें क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा। शुगर मिलने के बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी बिस्कुट को तैयार किया जाएगा। अगर हम सभी प्रोडक्ट को टोटल निकालें, किसी ने 8 रुपए केजी गेहूं खरीदा, फिर उसमें 50 रुपए का तेल लगा, फिर उसमें 10 रुपए की शुगर लगी, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने में उसके मजदूर लगे और उसकी जो फैक्ट्री है, मशीनें हैं, उन्होंने भी काम किया। तो टोटल हम इसमें भी आपस जोड़ सकते हैं। और अगर हम टोटल इस चीज को आपस में जोड़ें तो हम कभी भी जीडीपी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना सेक्टर बड़ा है, इतनी हमारे पास क्षमता ही नहीं है हमारे जैसे बड़े देश में कि हम उसकी टोटल जीडीपी निकाल पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो किसी चीज का अंतिम मूल्य है, लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट, जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो मूल्य है, अमाउंट है, उसको हम मानते हैं। यहां पर ना तो हम विहित का मूल्य जोड़ेंगे, ना ऑयल का जोड़ेंगे, ना इनका जोड़ेंगे, किसी का भी। लास्ट में वो बिस्किट 10 रुपए में बिका एक पैकेट, ठीक है, पर पैकेट कितने में बिका? 10 रुपए में। अतः हम ये जीडीपी लास्ट चीज से निकालेंगे, लास्ट बिस्किट से निकालेंगे, क्योंकि उसकी गणना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कितनी चीजें जनता को बेची, कंज्यूमर को भेजी, कितनी चीजें कंज्यूमर के हाथ में आई, उसको हम लास्ट और फाइनल उत्पाद मानते हैं और उससे हम गणना कर सकते हैं, और जीडीपी उसी से निकलती है। ठीक है ना, जीडीपी कभी भी हर चीज की गणना करके नहीं निकलती, बल्कि फाइनल जो लास्ट उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, फाइनली जब वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तब हम उसकी जीडीपी काउंट करते हैं। बात समझ में आई? जीडीपी जारी कौन करता है? तो जीडीपी जारी करता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो जारी करती है जीडीपी। सेंट्रल मिनिस्ट्री कैसे जानकारी लेती है इसकी? तो वो क्या करती है, प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक स्टेट में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में उसके कुछ ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर्स या फिर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कुछ ऑफिसर्स या कुछ क्या होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ये खबर देते हैं किसको? सेंट्रल मिनिस्ट्री को, ठीक है। और जब सेंट्रल मिनिस्ट्री को खबर मिलती है तो वो क्या करती है? टोटल जीडीपी जारी करती है। क्या जारी करती है? टोटल जीडीपी। जीडीपी जारी होने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारे देश की इनकम कितनी है, और इनकम से हमें ये पता लगता है कि हमारे देश की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे निकल के आएगी ऐसे जीडीपी, सभी चीजें कैसे जारी करेंगे? तभी तो हमने ऊपर 3 सेक्टर बांटे थे, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब ये तीनों सेक्टर आपस में मिल जाएंगे और तीनों की जानकारी हमारे पास पहुंच जाएगी, उसको बोलेंगे हम जीडीपी। यानी फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड, तीनों सेक्टरों के पास जितनी भी
चीजें हैं अंतिम, उसकी जानकारी हमें स्टेट ऑफिसर या डिपार्टमेंट देगा और वो डिपार्टमेंट इस होम मिनिस्टर के पास या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, सेंट्रल मिनिस्टर के पास भेजेगा और उससे बन करके तैयार होती है क्या, किसी भी देश की जीडीपी, ठीक है ना। और जीडीपी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और इसी से निर्धारित होता है कि कोई देश कितना पैसे वाला है, उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। ये पर्टिकुलर ईयर में, पर विशेष ईयर में जारी होती है, ठीक है ना। जो जीडीपी है पर ईयर जारी होती है, ये याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर ईयर होता है उस ईयर में ये जारी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में ये जारी की जाती है। अब लगभग जो है आपको मैंने फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर समझा दिया है। साथ में कितने लोग लगे हुए हैं इसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। जीडीपी के बारे में हमने लगभग बातें कर ली हैं, आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा। लास्ट में जीडीपी निकालते कैसे हैं, इंटायर लास्ट प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसके अनुसार हम जीडीपी निकालते हैं। आप अपने घरों में रहें, सकुशल रहें और साथ में पढ़ते रहें, और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें, मुझे सपोर्ट जरूर करें, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।